प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यावसायिक प्रशासन पेपर सेकंड व्यापारिक संनियम चैप्टर 6 स्वतंत्र सेवी फ्री कॉन्सेंट, जिनके अंतर्गत हमने उत्पीड़न, इसके अलावा अनुचित प्रभाव, फ्रॉड, कपट का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में विस्तारपूर्वक किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा मिथ्यावंडन, मिथ्याकथन या मिसरिप्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मिथ्यावंडन का अर्थ और इसके आवश्यक लक्षण या तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट्स, फिर इसके मिथ्यावंडन के आधार, बेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में मिथ्यावंडन के प्रभाव, इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे मिथ्यावंडन और कपट में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंक्ट बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अंतर क्या हो सकता है कपट और मिथ्या। और हम सबसे पहले देखते हैं मिथ्यावंडन या मिथ्याकथन, मिसरिप्रेजेंटेशन का अर्थ। जब कोई पक्षकार किसी असत्य बात का उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए वर्णन करता है तो इस प्रकार का कथन मिथ्यावंडन कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अनजाने में किए गए ऐसे कथन से है जो वास्तव में सत्य नहीं है। ठीक है। इंग्लिश में एनी प्रेजेंट और unintentional false statement of assertion of fact made by one party to the other during the course of negotiation of a contract is called a misrepresentation। ठीक है। तो इस प्रकार इसमें दो बातें, महत्वपूर्ण बातें सामने निकल के आई है कपट के अंतर्गत। पहली है ऐसा मिथ्यावंडन या कथन, स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किसी असत्य बात को सत्य बतलाता है। कौन सी बात? असत्य बात को सत्य बतलाता है। दूसरी बात अज्ञानवश मिथ्यावंडन, कोई भी पक्षकार ईमानदारी से ये विश्वास करता है कि ये कथन सत्य है तो उसे निर्दोष या अज्ञानवश मिथ्यावंडन कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे इनका एग्जाम्पल भी के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इसका सिंपल अर्थ यही है कि अनजाने में किए गए ऐसे कथन जो वास्तव में सत्य नहीं है। अब यहाँ पे इसका अर्थ या इसका जो मीनिंग है वो हम जब मिथ्यावंडन के आधार समझेंगे तो आसानी से और मिथ्यावंडन का अर्थ समझने में सहायक होगा। तो यहाँ पे मिथ्यावंडन के जो आधार से पहले हम देख सकते हैं आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आवश्यक तत्वों में सबसे पहले हमें देखना है ये कथन हो अथवा मिथ्या हो चुका हो किंतु कथन कहने वाला व्यक्ति उसे सत्य मानता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये कथन किसी भी पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि इसके अंतर्गत क्या है, ये कथन जो किया जा रहा है, जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, किसी भी पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव टू अदर पार्टी। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अलावा मिथ्यावंडन वे कथन अनुमान के किसी महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित हो।
ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए। इट मस्ट रिलेटेड टू मटेरियल फैक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित हो। इसमें ये भी देख सकते हैं, मिथ्या वर्णन अधूरे सत्य कहने से भी हो सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में भी caused by a representing half truth से भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये जो आवश्यक लक्षण कह सकते हो या आवश्यक जो तत्व है उसमें से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ, जैसे मिथ्या वर्णन से दूसरे पक्षकार को अनुमान करने के लिए प्रेरित किया गया हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे पक्षकार को मिथ्या वर्णन से प्रेरित होकर ही अनुमान किया गया हो, तो इस प्रकार ये मिथ्या वर्णन के आवश्यक तत्व है। अगर ये तत्व होंगे तो ही मिथ्या वर्णन माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अब यहाँ पे मिथ्या वर्णन के आधार, बेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन कौन कौन से। तो सबसे पहले तथ्यों का निश्चयात्मक कथन, पॉजिटिव सजेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी बात को सत्य बताता है जबकि वह बात सत्य नहीं है, किंतु ऐसा कहने वाले को उसकी सत्यता का पूरा विश्वास है, तो ये कथन ये तथ्यों के निश्चयात्मक कथन के आधार पर मिथ्या वर्णन कहलाएगा। अब ये इसका हम सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अजय विजय से कहता है कि संजय किसी विशिष्ट कंपनी का संचालक होगा। ठीक है, अजय विजय से क्या कहता है, संजय किसी विशिष्ट कंपनी का संचालक होगा। अजय को ये जानकारी संजय से नहीं मिली है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात ये जानकारी संजय से नहीं मिली है बल्कि अतुल से मिली है, चौथा जो आदमी उससे मिली है। बाद में ये जानकारी असत्य सिद्ध होती है। अजय को ये जानकारी अतुल से प्राप्त होती है, किंतु वे ये बात विजय को निश्चयात्मक कथन यानी पॉजिटिव सर्जन कथन के रूप में समझकर कहता है, ये सूचना पूर्णतः सही है। ये कथन द्वारा किया गया मिथ्या वर्णन या मिथ्या कथन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि अनुबंध के दूसरे पक्षकार के पास सामान्य प्रयासों से सत्य का पता लगाने के लिए कोई ऐसे आवश्यक साधन उपलब्ध हैं जिनका कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति समान परिस्थिति में प्रयोग करता है, तो ऐसे पक्षकार को मिथ्या वर्णन के आधार पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कर्तव्य भंग, जो मिथ्या वर्णन के आधार है, उसमें तथ्यों का निश्चयात्मक कथन होने के बाद में दूसरा है कर्तव्य भंग। जब कोई पक्षकार बिना किसी धोखा देने के उद्देश्य से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, उसे स्वयं को कुछ लाभ होता है अथवा दूसरे पक्षकार को कुछ हानि होती है, तो उसे हम कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन कहते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं। एक व्यक्ति अपना बीमा करवाता है, वह अपनी आयु 30 वर्ष समझता है। कितनी अपनी आयु क्या समझता है? एक व्यक्ति है जो अपना बीमा करवाता है, वो अपनी आयु क्या मान के चलता है? 30 वर्ष, और वह बीमा के प्रस्ताव पत्र में भर भी देता है। बाद में ज्ञात होता है कि उसकी आयु 32 वर्ष थी। ये कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन है। ये बीमाकर्ता की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा। आयु 30 बताया गया था, जबकि उसकी आयु कितनी थी? 32। तो यहाँ पे ये कर्तव्य भंग द्वारा ब्रीच ऑफ ड्यूटी माना जाएगा। और ये किसकी इच्छा पर निर्भर करेगा? अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा। यहाँ पे बीमाकर्ता की इच्छा, जो बीमाकर्ता की इच्छा पर क्या होगा? अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट है मिथ्या वर्णन के आधार में जो बेस ऑफ जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसमें पहला था तथ्यों का निश्चयात्मक कथन, दूसरा कर्तव्य भंग जो जिसका हमने एग्जाम्पल समझा। अब तीसरा है अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण गलती के लिए प्रेरित करना, कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। जब कोई पक्षकार अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण दूसरे पक्षकार को किसी तथ्य संबंधी गलती करने के लिए प्रेरित करता है तो ये मिथ्या वर्णन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक पक्षकार के अज्ञानवश यानी जानकारी के अभाव में मिथ्या वर्णन करने के कारण दूसरे पक्षकार को कोई गलती कर देता है तो वह ठहराव मिथ्या वर्णन के आधार पर माना जाएगा। ठीक है, तो ये तीन जो थे आधार, उसको हमने समझा है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं। नरेश के मकान में भारी वर्षा हुई, उसके कारण क्या हुआ, दरारें पड़ गई। नरेश के मकान में भारी वर्षा के कारण दरारें पड़ गई, लेकिन उसको उसके बारे में इसकी जानकारी नहीं थी, यानी उसका ज्ञान उसको नहीं था। नरेश मकान को बेचते समय सतीश को कहता है कि मकान बहुत अच्छा व मजबूत है और मकान में कोई खराबी नहीं है, कोई दरारें नहीं है, कोई खराबी नहीं है। तो यहाँ पे सतीश इस बात पर विश्वास करके मकान खरीद लेता है। तो यहाँ ये अनुमान अज्ञानवश मिथ्या वर्णन द्वारा प्रेरित होगा। कंसेंटली ए पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक ए मिस्टेक। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीन जो आधार थे वो हमने जाना। अब यहाँ पे प्रभाव, मिथ्या वर्णन के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो मिथ्या वर्णन के प्रभाव, सबसे पहले व्यर्थनीय अनुमान, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अनुबंध मिथ्या वर्णन द्वारा सहमति प्राप्त करके किया जा सकता है। तो अनुबंध पीड़ित पक्षकार यानी इंजर्ड पार्टी की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है, वर्डेबल होता है। यदि पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध को निरस्त कर सकता है, और लेकिन इस प्रकार से किया गया अनुबंध उसी दशा में निरस्त हो सकता है जबकि पीड़ित पक्षकार सामान्य प्रयासों से सत्य बात का पता नहीं लगा सकता हो। फिर इसमें आ सकता है सेकंड, इसमें प्रभाव में प्रत्यस्थापना, मिथ्या वर्णन से पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से प्रतिस्थापन की मांग कर सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रत्यस्थापना का मतलब होता है कि कोई भी धनराशि दी गई हो, अनुबंध के अंदर धनराशि दी गई हो या ली गई हो, तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रभाव ये पड़ सकता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। सामान्य मिथ्या वर्णन से पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इन परिस्थितियों में यहाँ पे पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। वो कौन सी परिस्थिति है, शर्त व आश्वासन के खंडन होने पर। और दूसरा है प्रविवरण, यदि किसी कंपनी के प्रविवरण में किसी प्रकार का मिथ्या वर्णन किया गया तो कंपनी के सदस्य कंपनी के उत्तरदायी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य कर सकते हैं, उनको रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा सकता है, सिद्ध बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब सिद्ध करने का भार किसे। जो पक्षकार मिथ्या वर्णन के आधार पर अनुबंध को निरस्त करना चाहता है तो उस पर ये दायित्व रहता है कि वे सिद्ध करे कि इसके साथ मिथ्या वर्णन करके ही उसकी सहमति प्राप्त की गई। ठीक है, तो यहाँ पे दायित्व किसका रहेगा, अनुबंध को निरस्त करना चाहता है तो उस पर ही वे दायित्व रहता है। जो निरस्त करना चाहता है तो उसको पर ही ये दायित्व रहता है कि वे सिद्ध करे कि उसके साथ मिथ्या वर्णन करके ही उससे क्या ली गई है, सहमति यानी कंसेंट प्राप्त की गई है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से है कि कपट और मिथ्या वर्णन में अंतर, डिस्टिंक्ट बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे
सबसे पहले कपट और फिर उसके बाद में मिथ्यावंडन। सबसे पहले कपट में हमने जाना, कपट में जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए तथ्यों में तोड़ मरोड़ कर किया जाता है। जबकि मिथ्यावंडन में किसी बात को जैसा कोई व्यक्ति समझता है वैसा ही दूसरे के सामने रख देता है, जबकि ये बात असत्य होती है। फिर दूसरा अंतर हो सकता है, कपट दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि कपट में दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि मिथ्यावंडन का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है। फिर सत्यता का ज्ञान, कपट करने वाले व्यक्ति को सत्यता का ज्ञान होता है, जो बात वो कर रहा है उसको ज्ञान होता है। मिथ्यावंडन में दोषी पक्षकार को सत्यता, जो सत्य है, जो सही बात है, उसकी जानकारी नहीं होती है। ठीक है। फिर है जांच के साधन, कपट में मौन द्वारा कपट, साइलेंट एज ए फ्रॉड द्वारा स्थिति में को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के कपट की दशा में दोषी पक्षकार पीड़ित पक्षकार को ये नहीं कह सकता कि उसके पास सत्य के जांच के साधन उपलब्ध थे। जबकि मिथ्यावंडन में दोषी पक्षकार ये कहकर दोष मुक्त हो सकता है कि पीड़ित पक्षकार के पास सत्य की जांच के साधन उपलब्ध थे। अब लास्ट है सूचना का दायित्व। कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार अनुमान निरस्त करने की सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है। कपट में क्या होता है, सूचना देने का अधिकार जो है कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार अनुबंध निरस्त करने की सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। फिर मिथ्यावंडन की दशा में सत्यता ज्ञात, यानी जो सत्य है, जो सही है, ज्ञात होते ही पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार को मिथ्यावंडन की सूचना देने के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पे लास्ट इसमें क्षतिपूर्ति का अधिकार भी हम देख सकते हैं। तो पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का अधिकार तो रखता ही है, किंतु क्षतिपूर्ति के लिए भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। कपट में क्या होता है, पीड़ित पक्षकार अनुबंध को, जो अनजेड पार्टी है जिसके साथ में अन्याय हुआ है, पीड़ित पक्षकार को कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थनीय यानी वॉइडेबल समझने का अधिकार तो रखता है, साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पे मिथ्यावंडन में पीड़ित पक्षकार इंजर्ड पार्टी सामान्य क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये अंतर, कभी कभी एग्ज़ाम में जो छोटे क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कपट और मिथ्यावंडन में समानता क्या है। तो समानता है इसमें ये है कि कपट, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में समानता, सिमिलरिटी ये है, दोनों ही किसी भी एक पक्षकार के मिथ्यावंडन के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है। दोनों ही किसी भी एक पक्षकार के मिथ्यावंडन के परिणाम स्वरूप होते हैं। दूसरा इसका समानता ये, दोनों ही परिणाम स्वरूप अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होते हैं। ठीक है। दोनों ही परिणाम स्वरूप अनुबंध पीड़ित यानी जिसके साथ में अन्याय हुआ है, इंजर्ड पार्टी है, की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है, वॉइडेबल होता है। तो इस प्रकार ये मिथ्यावंडन, मिस रिप्रेजेंटेशन का अर्थ, मिथ्यावंडन के आवश्यक तत्व, मिथ्यावंडन के आधार, अंतर दोनों में कपट और मिथ्यावंडन, और कपट और मिथ्यावंडन में समानता यानी सिमिलरिटी के बारे में हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। थैंक यू।